हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज एवं जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट की दूसरी श्रृंखला लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से आपको डेली बेसिस पे 25 प्रश्नों की श्रृंखला दी जा रही है, जिसमें से हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एवं वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलिनियस में स्पोर्ट, कल्चर, इन्वायरमेंट, डेज एवं जितने भी इम्पोर्टेंट मिसलिनियस है सभी तरह से प्रश्न ऐड किए गए हैं। ये आपका यूजफुल होगा। जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एवं ऑल इंडिया पीसीएस, रेलवे में रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे एएलपी एवं आरआरबी से संबंधित सभी एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जीडी से संबंधित सभी एग्जाम, बैंक, पीओ, बैंक क्लर्क, एलआईसी एवं आईपीसीएस, आईबीपीएस से रिलेटेड सभी एग्जाम, डिफेंस से रिलेटेड सभी एग्जाम जिसमें नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स एक्सवाई एवं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, कैट, मैट, जेट, इन सभी में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और हमारी टीम के द्वारा ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला सेट की गई है जो कि डायरेक्ट बेसिस में आपके एग्जाम में हिट करेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। यह विचार किसने दिया था कि भारत का जो कॉटन बॉल है, रुई जो है, वो अन्य देश की रुई से काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद है। ये बोला था एलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जिन्होंने अपनी एक किताब इंडिका भी लिखा था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। उन्होंने ये चीज़ें बताया था कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? जो गुप्ताज आए थे उनमें जो राजा किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? दीनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण। आपका जो राइट आंसर है वो सुवर्ण। गुप्त राजाओं के द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे उन सभी को सुवर्ण कहा जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहाँ आपसे ये चीज़ें क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपका जो राइट आंसर है वो है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वहीं अगर मुगल काल का स्वर्ण कला पूछे तो अकबर हो जाएगा। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल पूछे तो वो शाहजहां हो जाएगा। और मुगल नियम काल का स्वर्ण काल पूछे तो वो औरंगजेब होगा, क्योंकि औरंगजेब ने पूर्ण रूप से अपने पूरे साम्राज्य को डिसिप्लिन तरीके से काम करवाया था। उसने शराब, मदिरा, नाच, गान, कव्वाली इन सभी पे प्रतिबंध लगाया था। एकदम सुचारू रूप से चीज़ों को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अभी तुरंत ही मैंने आपको बताया कि मुगल काल में अगर वास्तुकला का स्वर्ण काल पूछे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां। अकबर का काल स्वर्ण काल, जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल, शाहजहां का काल वास्तुकला का स्वर्ण काल एवं औरंगजेब का काल बिल्कुल अच्छी एवं सुचारू रूप से चलने का स्वर्ण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। और यहाँ पर मुख्य रूप से 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें रहीमतुल्लाह सियानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो। राइट आंसर है सर चार्ल्स मेडकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहते हैं? जब ग्लेशियर से बर्फ पिघलते हैं या फिर वाष्पीकृत होते हैं या फिर उसमें हिमस्खलन होता है तो वहाँ पर बर्फ की संख्या कम हो जाती है, इसको क्या कहा जाता है? अपक्षरण, ग्लिंग, क्रीप, प्लकिंग। आपका जो राइट आंसर है वो है अपक्षरण। अपक्षरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लेशियर में जो बर्फ़ जमे होते हैं वो धीरे धीरे पिघलकर नीचे की ओर आने लगते हैं, या फिर लैंडस्लाइडिंग होने लगता है, या फिर तापमान के बढ़ने के साथ वो बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट होकर वाष्पीकृत होने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपक्षरण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ग्लेशियर का जो निक्षेप होता है इसमें आपसे प्रश्न कर रहा है कि उसके लिए कौन से प्रश्न का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है, इसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है मोरेन, ड्रमलिन्स, केटेल, स्केरी। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ग्लेशियर निक्षेप के लिए मोरेन, ड्रमलिन्स, केटेल इन तीनों शब्दों का उपयोग किया जाता है, बट स्केरी जो शब्द है वो ग्लेशियर निक्षेप के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डेम्पियर होजेस एक लाइन है दोस्तों, जो कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये किससे संबंधित है? खंभात की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सुंदरवन। इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरवन। सुंदरवन का क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश का क्षेत्र है, एवं डेम्पियर होजेस रेखा जो है इसी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिमी जो पवनें चलती है उनके कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान, हिमालय में तेज हवाओं का चलना। आपका जो राइट आंसर है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पश्चिमी जो पवनें चलती है उसके कारण अगर हम भारत के क्षेत्र में देखें तो चेन्नई का जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र हो गया वहाँ शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक बृहद मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में साबरमती, लूनी, माही ये सभी नदियां हैं। साथ ही साथ इसके आसपास के जितने भी समुद्र के क्षेत्र हो गए वहाँ से काफ़ी अच्छे अमाउंट में नमक का उत्पादन किया जाता है, इसलिए भारत का सबसे श्रेष्ठ नमक उत्पादक राज्य के रूप में गुजरात जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य
कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है, उसके अगर हम न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट। तो लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवारती है, इसका अगर हम न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो इसका न्यायिक क्षेत्र जो है वो है केरल। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या होती है, वर्तमान में ये 31 है दोस्तों, बट समय समय पर इसमें बदलाव किए जाते हैं। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका राइट आंसर है कानून द्वारा संसद। संसद में इससे संबंधित कानून पारित किए जाते हैं। जब कानून मुख्य रूप से लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित हो जाता है, ये राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति पूर्ण रूप से अपनी मुहर इसमें लगा देते हैं तो ये कानून बन जाता है एवं इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के लिए चयनित हो रहा है तो उसे हाई कोर्ट में कम से कम कितने वर्षों तक वकालत करनी चाहिए? ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है तो उसकी योग्यता कम से कम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की होनी चाहिए या फिर 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज के रूप में होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ऑप्शन ए 63वां संविधान संशोधन, बी 69वां संविधान संशोधन, सी 74वां संविधान संशोधन, डी 76वां संविधान संशोधन। इसका जो राइट आंसर है वो है 69 संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ऑप्शन है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 20 लाख। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में प्रारंभ की गई थी। पंचायती राज प्रणाली ये संविधान में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में गांधीवादी प्रिंसिपल के तहत अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन 1 है सांकेतक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। सेकेंड ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है, जहां योजना के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 एवं 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसमें से केवल एक सही है। सांकेतक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिक इकोनॉमी, इट मीन्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिश्रित किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित को भारत की सबसे बड़ी
आयातित फसलों के रूप में क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। भारत में जो फसल आयात किए जाते हैं, इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट किए जाने वाले फसल है, उसकी श्रृंखला को हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है दाल, सेकेंड है लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ, थर्ड है खाद्य सब्जी तेल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य सब्जी तेल ये दूसरे देशों से आयात किया जाता है। सेकेंड में है लकड़ी एवं लकड़ी के पदार्थ आयात किए जाते हैं। थर्ड है दाल। इन तीनों चीज़ों को काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आयात किया जाता है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ क्या है? पिछले क्वेश्चन में आपसे आयात से संबंधित पूछा था, यहाँ आपसे निर्यात पूछ रहा है कि भारत सबसे ज़्यादा किस चीज़ की निर्यात करता है। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी बासमती चावल, ऑप्शन डी दाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत सबसे ज़्यादा बासमती चावलों का निर्माण भी करता है एवं इसका निर्यात भी करता है, क्योंकि आप ये चीज़ें देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे अमाउंट में बासमती चावल की खेती होती है एवं ये काफ़ी उत्तम किस्म की भी होती है, इसलिए पूरे विश्व में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका अगर रेगुलेशन की हम बात करें कि ये संचालित किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, मुख्य रूप से इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है एवं दोनों संचालित करती है, क्योंकि ये संविधान में वर्णित समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची एक ऐसा विषय होता है जिसमें जो भी चीज़ें आती है उसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है एवं उसे दोनों अपने तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉली, स्मैश, सर्विस सब किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, हैंडबॉल। आपका जो राइट आंसर है वो है वॉलीबॉल, क्योंकि वॉली सब, स्मैश सब, सर्विस सब, ये सभी शब्द मुख्य रूप से आप देखेंगे तो वॉलीबॉल में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कौन सा होता है? डेविस कप जो कि पुरुषों का कप है, उसी तर्ज पर महिलाओं के लिए एक टूर्नामेंट कराया जाता है जिसे हम जानते हैं हाफमैन कप, फेड कप, BMW टूर्नामेंट, मिलरोज ओपन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। डेविड कप जो पुरुषों के लिए होता है, इसी तर्ज पर अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए फेड कप का आयोजन हर साल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ, टेबल टेनिस, इनमें से कौन से खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं? आपका ऑप्शन है केवल एक और दो, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इट मीन्स बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ, टेबल टेनिस, इनमें से सभी खेल
सिंगापुर ओपन में प्रदर्शित किए जाते हैं एवं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये प्रतिवर्ष जयपुर, श्री गंगानगर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, अजमेर राजस्थान, इसमें से आपके चारों ऑप्शन राजस्थान में हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि हाथी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाए जाते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट राजस्थान टिक कर सकते हैं। बट अगर इसको हम जानें तो ये जयपुर में प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। हाथी महोत्सव में हाथियों को मुख्य रूप से सजाया जाता है एवं उनका प्रोसेशन निकाला जाता है एवं इस प्रकार से इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, साथ ही साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला को भी लिखा है। इनकी अगर हम जन्म दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, की जन्मतिथि मनाई जाती है। तो ये था दोस्तों आपका 25 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं और हमारी टीम का साहस और मनोबल ऊंचा होता है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री।